नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट 1 से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सेट आप लोगों को दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में यदि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 30 में से तकरीबन 25 क्वेश्चन यहाँ से ही छपेगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो 20 सेट का डिस्कशन किया था, वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस था। लेकिन अब जो क्वेश्चन का सेट करेंगे हम लोग, वह जो क्वेश्चन होगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो बिहार पुलिस को पूछना चाहिए और पूछा ही जाएगा। आप भरोसा रखिए, एक बेहतरीन अनुभव का लाभ लेंगे हम लोग। नहीं तो हम लोग सवाल को करते हैं और उससे आपको लगेगा कि हाँ, सचमुच में ये सब अच्छे क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। लेवल ना तो हाई रखे है ना लो रखे है, मीडियम लेवल रखे है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिहार दरोगा मद्य निषेध का परीक्षा हुआ था, जिसमें हम खुद बैठे थे। तो हमने देखा कि बहुत बड़े-बड़े चीज़ पढ़ के गए थे, लेकिन वहाँ जो है हम लोगों को मॉडरेट पूछा गया। बहुत खुश थे और बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम भी गया है और रिज़ल्ट भी हुआ है। तो आप उम्मीद जताइए कि अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस में भी, वो मॉडरेट लेवल तक का ही क्वेश्चन रहेगा, हाई लेवल तक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 देखने के लिए मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आई एक्सपेक्टेड। अब होना क्या है, ये तो ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना कोई नहीं जानता है। एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम क्या किए हैं, अब 1 से लेकर 20 तक जो सेट करेंगे, एग्ज़ाम का चूँकि डेट तय है, एग्ज़ाम होना है और उसकी एग्ज़ाम का डेट भी आ चुकी है, तो हम लोग एग्ज़ाम डेट से पहले तक 20 सेट का डिस्कशन करेंगे और उस 20 सेट के डिस्कशन में अच्छे-अच्छे क्वेश्चन छोटा से लेके बड़ा तक रखेंगे और उसी पैटर्न के क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का अपना सिलेबस है और उसकी लेवल है, बस उसी को पूरे मद्देनज़र रखते हुए ये सारे सेट बनाया गया है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मूल्य क्या है? आपको इस टाइप का अगर सवाल मिले, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, तब तो कुछ गलत मार दीजिए। इसलिए हम आपको कंसेप्चुअल सवाल जो है, तकरीबन 10-15 लेकर ही आएँगे। मूल्य क्या है आपको? तो मूल्य एक प्रकार का जड़ है। मूल्य एक प्रकार का क्या है? जड़। आप डिस्कशन को कॉपी लेकर बैठिए और लिखते चले जाइएगा और उतना ही याद कीजिएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा का साइंस का क्लास देखना है, जिसमें से 25 या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपसे हो जाना है। उसके बाद आप हिंदी पढ़िए, मैथ पढ़िए, हिस्ट्री सबसे बेहतरीन क्वांटिटी के साथ हिस्ट्री आता है। उसके साथ-साथ आप पॉलिटिकल पढ़िए, उसके बाद आप ज्योग्राफिकल पढ़िए। इकोनॉमिक्स को तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से सवाल 5-6 रहते हैं और बहुत ही डीप लेवल के सवाल होते हैं बिहार पुलिस में। हमने जहाँ तक देखा है, मैंने तो तकरीबन बहुत बार दिया है, तो हमने देखा है इस चीज़ को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आपको बता देते हैं कि गाजर, गाजर के साथ-साथ आपको मूली, शकरकंद, शकरकंद, उसके बाद आपको चुकंदर, ये जो सब है, ये सब जड़ से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है? जड़ से। ये सब जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है? उसके बाद ये जड़ से प्राप्त होते हैं और ये नए पौधे का निर्माण नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, ये नए पौधे का निर्माण नहीं कर गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, ये सब जड़ का रूपांतरित रूप है और ये नए पौधों का निर्माण नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन है तना। आपको हम बता दें, अदरक, हल्दी, अदरक, हल्दी, फिर आलू, प्याज, प्याज, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, ये सब जो है एक टोटल का टोटल तना का रूपांतरित रूप है। किसका? तना का। ये सब जो है ये तना का रूपांतरित रूप है और इससे नए पौधों का विकास किया जा सकता है। ये
नए पौधे का निर्माण कर सकता है। ये क्या कर सकता है? नए पौधे का निर्माण कर सकता है। मेरे साथी, समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मजाक नहीं, केवल और केवल पढ़ाई की बातें होगी, क्योंकि एग्जाम डेट तय है और हम लोगों को इस बार फोड़ना है तो फोड़ना है, जिद है तो है। ठीक है, तो एकदम समय बर्बाद नहीं करेंगे, केवल और केवल कंटेंट की बातें होगी और कंटेंट एकदम लाजवाब होगा। जितना आप हम पे भरोसा करते हैं, हम उतना ही भरोसा पे खरा उतरने की कोशिश। ठीक है, चलिए। बात अगर एक ऑप्शन है पत्ती, पत्ती से तो हालांकि कुछ नहीं होता है, लेकिन फल एक ऑप्शन में है। हम फल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि फल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। और बात कीजिएगा फल, तो ध्यान रखिएगा कि जो फल है, ये फल 2 प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला है वास्तविक फल, दूसरा है अवास्तविक फल। वास्तविक फल क्या होता है? एक ऐसा फल जो अंडाशय से मिलता है, अंडाशय से प्राप्ति, ठीक है? अंडाशय से प्राप्त होता है। ये जो है त्रिशल्यन करता है, त्रिशल्यन विधि। दूसरे बात, तीसरा है इसमें बढ़ती काग्र जो होता है नष्ट हो जाता है। फिर से सुनिएगा मेरे साथी, वास्तविक फल जो होता है वो अंडाशय से प्राप्त होता है, उसमें त्रिशलन विधि होता है, और यह इसमें जो बढ़ती काग्र होता है, ये बढ़ती काग्र के साथ क्या होता है? नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, तो इसमें वास्तविक फल की चर्चा करें तो इसमें आ जाएगा आपको टमाटर। टमाटर एक फल है, वास्तविक फल है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें। टमाटर के साथ साथ अगर आप बात करें तो टमाटर हो गया, और आपको इधर अवास्तविक फल की चर्चा कीजिएगा तो अवास्तविक फल में अंडाशय से प्राप्ति नहीं होगा, अंडाशय से प्राप्ति नहीं। उसके बाद त्रिशल्यन, ध्यान से सुनिए, त्रिशल्यन विधि नहीं होगा इसमें। तीसरा बात, ये वर्तिकाग्र इसमें रहता है, नष्ट नहीं होता है। नहीं होता है। एग्जाम्पल के आपको बता दे, जैसे अगर बात किया जाए सेब का, तो सेब एक वास्तविक फल नहीं है। केला जो है सेब, ये सेब एक वास्तविक फल नहीं है। यदि केला की बात करें तो केला भी एक वास्तविक फल नहीं है। ये सब जो होता है फलों के उदाहरण में आता है, वास्तविक फल और अवास्तविक फल के उदाहरण में आता है। नोट कीजिएगा आप लोग साथ ही साथ। इसमें सहतूत भी आप लिख सकते हैं, अंजीर भी लिख सकते हैं, इसमें आप लोग टमाटर के साथ बेर लिख सकते हैं, ये फल है। और नारियल, नारियल लिख सकते हैं, ईटीसी कर लीजिए, इस टाइप का बहुत सारे होते हैं। बस ये वास्तविकता है, इसकी हकीकत ये है। बढ़ते आगे, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? ऐसे सवाल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। इस बार जो है लेवल हमेशा के तरह बेहतरीन होने वाला है, ज्यादा अप नहीं होगा। यदि अप होगा तो हमने 20 सेट पहले करा चुका है, और यदि मॉडरेट लेवल होगा तो अब जो है ये एकदम स्पेशल बिहार पुलिस के मद्देनजर रखते हुए सेट को तैयार किया गया है। पूरा बेहतरीन अनुभव और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है जो बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे वहीं से उठाया गया है और आपके सामने रखा गया है। इसका सवाल छपेगा और नहीं तो डिस्कशन तो श्योर है कि छपेगा ही। तो आप भरोसा रखिए, आपको केवल एक क्लास साइंस का कर लेना प्रतिभा फाउंडेशन पे आके राजू सर से, और उसके बाद जो है आपको बेहतरीन दिन भर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन। इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक ट्रिक होता है, विषाणु जनित रोग का ट्रिक होता है, रेखा हमें हिट, रेखा हमें हिट करके पोएचे, पोएचे का मतलब हो गया पीछे, सेट करने के लिए पोएचे सेट किया गया है, पीछे छोड़ गई। अच्छा याद रखिएगा, छोड़ गई नहीं, ये ड है,
अब इसका जो है मीनिंग निकलना स्टार्ट करे तो आपको टोटल के टोटल, जैसे रेबीज, रॉ से रेबीज, और ये रेबीज जो होता है ये कुत्ता के काटने से होता है, और इसके काटने से हाइड्रोफोबिया, यानी कि हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि जल से डर लगने लगता है, पानी से डर लगेगा, समुद्र के गहराई देख के डर लगेगा आपको, बाल्टी में भी पानी देखेगा तो डर लगेगा कि कहीं डूब ना जाए हम, ठीक ना। तो रेबीज होता है। खौस हो जाएगा खसरा, जिसको बोलते हैं मम्स। उसके बाद हॉस हो गया हर्पिज। हर्पिज जो बीमारी है वो अधिकांशतः यहाँ होता है, देखे होंगे आप, खूब ये ऐसे ऐसे मसलते हैं तो खूब आराम पहुंचता है, तो ये जो दर्द करने लगता है, ये जो दर्द करने लगता है, यही हर्पिज का उदाहरण है। ये हिस्से में सबसे ज्यादा हर्पिज होता है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसे बचने की कोशिश कीजिए। वहां से हो गया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है वो अपने दिमाग में होता है, दिमाग के गुद्दा में ये बीमारी हो जाता है, इसके वजह से हम लोग का याददाश्त खत्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब कि कोई बात अधिक समय तक याद नहीं रहेगा, तुरंत आप जो है भूल जाइएगा। उसके बाद ही से है हिपेटाइटिस। टॉ से है ट्रैकोमा, जो आंख में होता है। करके जो है यहाँ करके, ये साइलेंट है, बस इसको सेट करने के लिए इसको बीच में लाया गया है, ठीक ना। ओ से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, ए से हो जाएगा चेचक, लिखते चलिएगा आप लोग साथी। ओ से हो जाएगा छोटी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ड से हो जाएगा डेंगू, ग से हो जाएगा गलसोत, और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। गलसोत और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। बस इतना विषाणु से संबंधित रोग होता है, एक टोटल स्ट्रिक में जो है इंक्लूड है, रखा हुआ है, इससे बाहर नहीं होता है, और आपको इससे विशेष ज्यादा पढ़ना उड़ना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आंसर। एड्स जो होता है ये विषाणु से जनित रोग होता है। तपेदिक, तपेदिक जो होता है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, होने वाला रोग है जीवाणु से। टिटेनस, टिटेनस भी जीवाणु से होने वाला रोग है। और प्लेग, प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है, इसको कहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग। आपको बता दे, इतिहास में आपको एक टर्म मिलेगा पढ़ने के लिए, गांधी काल। और गांधी जी के काल में प्रथम बार मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में, जिसमें महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए थे। प्रथम आंदोलन जिसमें भूख हड़ताल हुआ था वो महात्मा गांधी का अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। तो वहां जो है प्लेग फैल गया था। क्यों फैल गया था? क्योंकि चूहा के जो होता है विष, उसमें होता है जिंक फॉस्फेटाइड, ZNS। क्या होता है? ZNS। यही चूहा का मरा हुआ ढेर पूरे मिल में फैल गया था, और जिसके वजह से हम लोगों को प्लेग फैल गया था उस समय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग उसे भी। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आलू का कंद क्या है? आलू का जो कंद है, थोड़ा देर पहले बताते कि ये एक तना का रूप है, आलू का कंद एक तना का रूप है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एकदम हम लोग जो है स्पीड में करेंगे टेस्ट, ताकि समय हम आपका ज्यादा ना ले। बिहार पुलिस का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आपके बीच रख दिए हैं, यहीं से सवाल छपेगा, इसकी आप भरोसा रखिए, चिंता नहीं कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिएगा कोचिंग कोचिंग जाके, यूट्यूब पर गलत चैनल देखकर समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि समय को जितना हो पाए सेव कीजिए, और नौकरी लेकर निकलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बेहतरीन है, और इस कंपटीशन में आपको अगर हिस्सा ले रहे हैं और निकलना है तो आपको समय देना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा, उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए सवाल बोला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर, सितंबर गलत है मेरे भाई। चलिए इसको हम ठीक कर देते हैं आपको, सितंबर गलत है, लेकिन हम लोगों को तो आता है लिखने, गलत हुआ तो क्या हुआ, ठीक कर लेंगे। 16 सितंबर, 16 सितंबर, 16 सितंबर। चलिए कुछ पर्यावरण से संबंधित दिवस मनाए जाते हैं, जिसको हम लिख देते हैं। यदि पूछा जाएगा,
यदि एग्जामिनर की मन करता है, अगर पूछने की कोशिश करता है तो इससे बाहर नहीं होगा पर्यावरण से संबंधित, ठीक ना। तो लिखना चालू कीजिएगा। पहला पहला लिखिएगा 5 जून। 5 जून 1974 को स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस लिख सकते। 5 जून के बाद आप लोग याद रखिएगा 20 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल, 22 मई। ये 22 का जो चक्कर है ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनता है। विश्व गौरैया, ध्यान से समझना मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे प्रभु। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनता है और 21 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनता है। विश्व मौसम विज्ञान। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनता है। विश्व जल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनता है। विश्व जल दिवस जो है ये सबसे पहले 1999 में खूब धूमधाम से मनाया गया था और इसमें जल के संरक्षण के विषय पर बहुत ही चर्चा हुआ था। और ऐसे भी जल का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि यह भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये कब मनता है? तो 22 मई को। इतना उतार लीजिए, ये अभी जरूरी है, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम आपको आगे लिखाते हैं ताकि अभी और भी डाटा बचे हुए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम आपको लिखाना चालू करते हैं। और भी कुछ डाटा आए हैं, जैसे 8 जून। 8 जून, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनता है। विश्व महासागर। यदि 12 नवंबर की बात करें तो 12 नवंबर को आपको 12 नवंबर, 12 नवंबर को विश्व पक्षी संरक्षण दिवस मनता है। 2 फरवरी की चर्चा करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक आर्द्रभूमि के लिए सम्मेलन हुआ था। उसी के यादगार में 2 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व वेटलैंड डे यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनता है। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम और भी बातें बताएंगे। 29 जुलाई को लिखते चलिएगा, नोट कीजिए, ऐड कीजिए अपने नॉलेज में। विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे। विश्व बाघ दिवस मनता, विश्व बाघ दिवस मनता। चलिए नोट कीजिए आप लोग। बढ़ जाइए आगे। एक डाटा और लिख लीजिएगा। 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को आप लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस। मेरे साथी, मृदा को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, कोई दिक्कत? चलिए, अब पर्यावरण से संबंधित अगर डाटा पूछे जाएंगे तो इतना ही डाटा पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको डाटा नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक है, हम लोग यहाँ 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 मिस्टेक है। 21 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस नहीं, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व, सुधार लीजिएगा, विश्व वानिकी दिवस ये मनता है। और 3 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनता है। 3 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इतनी बातें आप लोगों को याद करना पड़ेगा और टोटल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ दिए।
है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल को करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा कब होगा आपको हम बता देते हैं, जब वर्षा के पानी का जो पीएच मान है, वर्षा के पानी का पीएच मान कि 5.5 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा के पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो अम्ल वर्षा होगा। और अम्ल वर्षा की उपस्थिति में SO2 प्लस NO2 ये दोनों गैस से सबसे अधिक होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रस। क्या ये मतलब है कि अपना जो आंसर है वो CO2 ऑप्शन नंबर 2 यानी SO2 एवं NO2 चला जाएगा। साथ ही हम आपको एक बात बता दें, ये बिहार पुलिस का जो सेट है, ये जो सेट आपको दिख रहा है, ये नए सिलसिलेवार से स्टार्ट हुआ है और इसमें वैसा ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा गया है जो एग्जामिनेशन हॉल में बनेगा। आप उम्मीद कीजिए और विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, यही छपेगा, नहीं तो डिस्कशन छपेगा, बाहर से सवाल नहीं छपेगा। और 2-4 सवाल अगर थोड़ी सी ऊपर से आएंगे भी तो एक बात बताते हो, केवल आपके लिए नहीं आएंगे, वो पूरे बिहार के लड़कों के लिए। यदि आपको दिक्कत होगा तो उसे भी दिक्कत होगा, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वही वही चीज पढ़ रहे हैं। तो आप जो है तैयारी ऐसा कीजिए। और हम एक लास्ट बात बता दें कि साइंस जो है बिहार पुलिस में रिजल्ट का बेहतरीन भागीदार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी साइंस का ही पूछा जाएगा। हिस्ट्री का क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, पॉलिटिकल का ज्यादा नहीं है, ज्योग्राफी का ज्यादा नहीं है। टोटल मिला के जितना पूछा जाएगा ना, उसका एक भाग पूरे साइंस से पूछा जाएगा, 25 या 30 को। अब सोचिए कितना क्वांटिटी है। अच्छा, तो 9th-10th ये दोनों का अगर साइंस आपका अच्छा है एनसीईआरटी का, तो आपको दिक्कत नहीं होना है, और नहीं तो समस्या में आप पड़ जाइएगा। और नहीं तो आप हमसे जुटे रहिए, हम आपको निकाल निकाल के क्वेश्चन और उसका डिस्कशन के साथ साथ आपकी कमी को धीरे धीरे भर रहे। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल, व्यवसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। अमोनिया जो है ये सबसे पहले हैबर विधि से प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये दो विधि तो बेवजह दे दिया है, लेकिन ओस्टवाल्ड विधि से हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से हम लोग बनाते हैं, आपको बता दे, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 ए वाला जो है अम्ल बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक नाइट्रिक ए बनाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 के बाद 7 बढ़ते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। इनमें से कौन ऐसा वैज्ञानिक था, मैडम क्यूरी या आइजैक न्यूटन, मैक्स प्लैंक या अल्बर्ट आइंस्टीन? कौन वैज्ञानिक था 2 बार, कितना बार? 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? ये भाग्यशाली मैडम थी, मैडम क्यूरी। ये बहुत भाग्यशाली इंसान थी। 1903 ईस्वी में और फिर 1911 ईस्वी में। 1903 में इनको अपने पति सर पियरे अपना पति यानी हस्बैंड के साथ, और खुद मैडम थी यानी मैडम क्यूरी, इनको इनको रेडियो एक्टिव की खोज के लिए, रेडियो एक्टिव सिद्धांत खोज के लिए 1903 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक 8 साल बाद फिर इन्होंने मेहनत किया और रेडियो एक्टिविटी के ही कुछ तत्व थे, जैसे पोलोनियम,
तथा रेडियम दोनों तत्वों के खोजने के सफलता में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को, किसको, मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी अकेला जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जानकारी रखना पड़ेगा आपको। एक ऐसे भी इंसान थे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, और वो भी महिला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7 के बाद 8। महिलाएं तो कमाल कर ही रही है, महिलाएं तो कमाल कर ही रही है। यदि आप में से कोई गर्ल्स है हमारे चैनल पर और आप पढ़ाई करते हैं तो सचमुच में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आप ही का समय है। अब जो है पर्दा के पीछे रह के अपने अंदर की शक्ति को कमजोर बनाना, ये जमाना गया। अब आप निकलिए, अपने पंखों को मजबूत कीजिए और हौसलों से उड़ान भरिए, ठीक है। और हम आपके हौसले के उड़ान में सहायता करेंगे, हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। हमारे चैनल पे मिलते रहिए, रहते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमको भी एनर्जी मिले, ताकि लगे कि हम जो मेहनत करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। कुछ तो आप लोग अदा कीजिए, इतना भी तो अदा कीजिए। चलिए, सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में जो रेटिना है उस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। एक बात बता दे, नेत्र में 2 बातें तो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एक है कॉर्निया। कौन? कॉर्निया। इसे क्या करते हैं हम लोग? दान करते हैं, दान में देते हैं। क्या करते हैं? दान में देते हैं। एक है नेत्र आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। ये आंख के रंग, आंख के रंग का पता चलता है। जैसे किसी किसी का आंख हो जाता है भूरा, किसी का काला, किसी का काला, किसी का नीला। तो ये सब जो है आंख का 3 कलर, भूरा नीला काला होना, ये सब आइरिस के वजह से पता चलता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 9। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है? बात बताइए, गैर पारंपरिक का मतलब होता है वह ऊर्जा जिसको हम परंपरा से लेकर अभी तक उपयोग कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। मतलब इसका एक दूसरा नाम भी बता सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा है। क्या? अक्षय ऊर्जा। मतलब अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, अजर अमर बन के आया है, क्षय न हो। मतलब अगर आप देखें कोयला, तो कोयला एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। कोयला का अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक न एक दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो कोयला आंसर नहीं होना है। तेल, तेल भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा अगर लगातार उपयोग किया जाए, क्योंकि ये एक लिमिट संसाधन है, तो इसका भी उपयोग नहीं होना है। पेट्रोल, ये भी नहीं होना है। मतलब एक लौता आंसर जो है ये वायु हो सकता है, कि वायु को हम लोग परंपरा से उपयोग करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, ठीक है। तो ये अक्षय ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। निम्न में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त? यहाँ से सवाल को पढ़िएगा, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन नगीने। एक कहिए ना कि उसको कोयला के खान से कैसे हीरा निकाला जाता है, बस उसी प्रकार से जो है हम निकाल के लाए हैं इसको। इसमें बहुत लॉजिक है। अगर कोई नया लड़का हो जो बहुत अच्छा खासा पढ़ल लिखल भी होगा, कहीं ना कहीं गलत मार देगा। हम सही बता रहे हैं। अब आंख मूंद के मानना और सही हो जाना वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको जब तक ज्ञान ना हो तब तक कोशिश कीजिए। यदि नेगेटिव है तो मत मारिए। हालांकि बिहार पुलिस में नेगेटिव नहीं है, ये तो आपकी और हमारी अच्छी किस्मत है। यदि मार दिया और सही निकलेगा तो बल्ले बल्ले है, 1 नंबर फ्री में मिल जाता है। और 1 नंबर से तकरीबन 10,000 लड़का पीछे हो जाए। तो एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और एक एक घंटा पढ़ाई के लिए आपको जरूरी है। इसलिए त्याग दीजिए सब कुछ, या तो जान लगा दीजिए और नहीं तो जाने दीजिए। वैकेंसी आते रहती है जाते रहती है, आएगी जाएगी, तो वही करो जो कर रहे हो, ठीक ना। और नहीं तो एकदम जिद पे अट जाओ
कि नहीं इस बार हमको लेना है तो लेना है, लेना है तो लेना है, एकदम जीत पे अड़ जाओ। चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम है पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो ए है फॉस्फेट भी करेगा, नाइट्राइट भी करेगा, नाइट्रेट भी करेगा। मतलब तीनों, क्योंकि तीनों अम्लीय माध्यम में है, तो फॉस्फेट, नाइट्रेट और नाइट्रेट ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन से शीघ्रता से मुक्त कर। चलिए सवाल 10 के बाद आगे बढ़ते 11। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण क्या है? पसीने में मेरे साथी आपको बता दे, जो पसीना होता है, इस पसीना में आपको NaCl यानी कि नमक की मात्रा होता है। आप लोग देखे होंगे कि पसीना अगर आपके मुंह पर आ जाता है, जीभ पे स्वाद पे आ जाता है, तो सॉल्टी लगता है, नमकीन लगता है। इसका यह मतलब कि उसमें क्या है? NaCl है, यानी कि ये जो है आयोडीन जो है, आयोडीन है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका पूरा नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। क्या ये मतलब है कि इसका आंसर ए होना है? एक ऑप्शन आपको पास है कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसके बारे में हम आपको बता दें। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है ये किडनी स्टोन में होता है, किडनी स्टोन। ज्यादातर खट्टा पदार्थ खाइएगा ना, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो किडनी पे जाके रुक जाता है, जम जाता है और कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, जिससे किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी में पत्थर हो जाता है, और आप लोग ऑपरेशन करवा के क्या करते हो? निकलवा देते। चलिए सवाल आगे लेके बढ़ते हैं 11 के बाद 12। अभी वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? बताइए तो आप लोग जानते हैं? जानते हैं आप लोग? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? आधारीय इकाई मतलब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए जब हम लोग बांटना चालू करेंगे प्लांट किंगडम को, तो सबसे बड़ा किंगडम आएगा जगत, जगत के बाद आएगा उप जगत, उप जगत के बाद आएगा आपको, ध्यान से, उप जगत के बाद क्या आएगा बताइए आप लोग? उप जगत के बाद आएगा वर्ग, उप जगत के बाद आएगा वर्ग, वर्ग के बाद आएगा आपको, वर्ग के बाद क्या आएगा? उपवर्ग, उपवर्ग के बाद आपको मिलना है वंश और फिर जाति। क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुनिए। पादप जगत में यदि आप जगत को बांटने चले, यानी किंगडम को बांटने चले, तो सबसे पहले मिलेगा जगत, जगत के बाद उपजगत, जगत के बाद वर्ग, वर्ग के बाद उपवर्ग, वंश फिर जाति। मतलब इसका आधारीय इकाई क्या है? जाति। आधारीय इकाई क्या है? जाति। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? बात हम आपको बता दें, सूर्य जो है, सूर्य ये प्लाज्मा के वजह से चमकता है, की वजह से, प्लाज्मा के वजह से। लेकिन इसके चमकने के पीछे का कारण बेहतरीन ये है, अनियंत्रित, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? दो गैस है जो सबसे अधिक होता है सूर्य में, एक होता है हाइड्रोजन जो 80% होता है, हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। हाइड्रोजन इसमें 80% होता है, हीलियम आप 15% कहिए, बाकी गैस भी होते हैं इसमें। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हीलियम पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तब अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है और तापमान अधिक निकलता है, तब ना सूर्य में तापमान होता है जी। क्या ये मतलब है कि हीलियम नाभिक को हाइड्रोजन नाभिक में विखंडन करना? जहां जहां ऑप्शन विखंडन है सबसे पहले तो उसको छांट लीजिए, क्योंकि ये आंसर नहीं होना। दूसरा है यहाँ भी विखंडन है तो यहाँ भी छांट लीजिए। अब बच गया दो, मतलब कि 50-50 हो गया। अब यहाँ से कोई ना कोई तो मार ही देगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ से भी सही कैसे निकालेगा? हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन, तो ये सही है।
क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन अभी क्या करता है, हीलियम पर जाकर अटैक करता है और उसको तोड़ता है, तो अधिक तापमान के साथ अधिक ऊर्जा निकलता है, इसको अनियंत्रित संलयन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि ये भी आंसर। बढ़े आगे, आ रहा है समझ में आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो बताइएगा हमको, नहीं ना? तेरह के बाद 14, निम्न में से कौन 3R पर्यावरण से जुड़े हुए है? 3R कहने का ये मतलब है कि 3R यानी कि 3R कहने का ये मतलब है कि रेड्यूस, रेड्यूस, रीयूज, रीयूज, साइकिल। मतलब रिड्यूस का मतलब होता है कि कम उपयोग कीजिए। यदि पर्यावरण से संबंधित कोई हानिकारक पदार्थ जो यूज कर रहे हैं आप, उसे कम यूज कीजिए। रीयूज का मतलब है हो सकता है तो उसे पुनः यूज कीजिए। और तीसरा है रिसाइकल, मतलब कि पुनर्चक्रण कीजिए, उसी को बार बार मतलब जो है चक्र करके बनाइए और यूज कीजिए। नया उत्पादन तुरंत नहीं कीजिए। हालांकि 5R भी होता है, आपको 3R पढ़ने के लिए मिला है। पर्यावरण में एक वर्ड 5R भी होता है, जिसमें ये तीनों तो होता ही होता है, इसके अलावा भी 2 वर्ड होता है। जब क्वेश्चन कल का प्रैक्टिस सेट जब छपेगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो भी आपको मिलेगा। तो ये जो है सवाल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो जिसे ये याद होगा वही मार सकता है, नहीं तो यहाँ तो देख रहे हैं सब रॉय रॉय RRR से स्टार्ट है। रीड, रजिस्टर, रिकॉल, ये क्या मतलब होता है? ऑप्शन भी ऐसे सेट किए जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो कृपया करके आप लोग जो है याद कीजिए। बात समझ में आ रहा है? जिंदगी वह नहीं जो आपको मिली है, जिंदगी वह होगा जो आप बनाएंगे। जिंदगी वह नहीं है जो आपको मिली है, जिंदगी वह होगा जो आपको बनाएंगे। समझे? अरे मेरे साथी, मेरे दोस्त, हम एक बात आपको बताते हैं। लड़कियों के आई लव यू वर्ड सुनने से ज्यादा ATM के कर कर का आवाज बेहतरीन है। एक लड़की जो आई लव यू बोलती है उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब ATM पर कर कर का आवाज आता है। अब जाते हो, जैसे ही स्विप करते हो अपना कार्ड और उसके बाद टिपते हो, 10,000 कट कट खर खर करके निकलता है, फिर 10,000 खर खर करके निकलता है। ये कब होगा? ये तब होगा जब 1 से 5 के बीच में सैलरी आएगी। और सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट में कब आएगी? जब सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी चाहत बहुत लोगों में ज्यादा होती है, नहीं? और एक कहावत नहीं है, मस्ती तो बाप के पैसों पर किया जाता, अपने पैसे से तो केवल जरूरत पूरी हो। नहीं, तो अभी आप लोग जो मस्ती कर रहे होंगे वो पिताजी के पैसा से, वो तो पिताजी के पैसा से मस्ती करना आसान है। मस्ती अपने पैसा से होती, यानी कमाते हम और खर्चा मेरे पिताजी करता, तब बात अलग था। तब हमें गर्व होता कि हाँ हमने सफलता पा लिया है, हमने अपनी लाइफ को जी लिया है। नहीं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ATM पर खड़ खड़ करने का आवाज आपके कानों में खूब सुनाई दे, और उसके लिए आपको मेहनत। चलिए 14 के बाद 15 नंबर सवाल देखते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको डीजे मेंडल भी कहते हैं, शॉर्ट नेम है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक, अनुवांशिक बारे में बताए थे, अनुवांशिकी के बारे में बताए थे। एक पादरी थे, क्या थे? पादरी थे और पोलैंड के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या किया, मटर के पेड़ पर, इसके पेड़ पर, मटर के पेड़ पर, क्योंकि मटर क्या होता है, द्विबीज पत्री होता है, द्विबीज पत्री। मटर कैसा होता है? द्विबीज पत्री होता है। और ये जिस मठ में रहते थे उस मठ के पीछे मटर की खेती होता था, तो वही मटर के पेड़ पर मटर के 7 गुण को मिलाने की कोशिश कीजिए। और करते करते इनको पता चल गया कि एक गुण जो है, पहला मटर के पौधे का गुण दूसरे में जा रहा है, और इससे इन्होंने एक सिद्धांत को खोजा, इस सिद्धांत को जेनेटिक्स नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कितने गुण के बारे में बताया? 7 गुण। मटर के कितने गुण?
7 गुण। तो ये भी सवाल बिहार पुलिस में ही पूछा हुआ है, मटर के कितने गुणों पर ये चर्चा किए थे, तो 7 गुण पर चर्चा किए थे। ये भी पूछा हुआ है कि जीजे मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, तो एक पादरी थे और पोलैंड का रहने वाले। इस सवाल में जितनी बातें संभव हो पाता हम आपको बता चुके हैं। इसी को कहते हैं बेस्ट डिस्कशन। केवल आंसर बता के जाना हमारे जो है शौक में नहीं है, और हमारी नॉलेज में भी नहीं है, और हमारे जो है सिद्धांत में भी नहीं। जब भी आएंगे गर्दा मचा के जाएंगे, एकदम फाड़ के रख देंगे। पोस्टमार्टम जब करवे करेंगे तो काहे ना पूरा चित्रा चित्रा निकाल के देख क्या है क्या नहीं है क्या। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। देखिए, दाब में जब वृद्धि होता है, दाब समानुपाती होता है क्वथनांक का। मतलब दाब अगर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो क्या करेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। और दाब कमेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक, मतलब आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या बोला है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक बढ़ रहा है तो दाब भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आंसर, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से ही आंसर का आना है। 16 के बाद 17 नंबर सवाल को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न से किस गैस से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस निम्न से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस के वजह से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारे जो धरती है, पृथ्वी है, उसमें अधिक उष्मीयता, गर्मी आ रही है। अब तो गर्मी का इतना मतलब जो है असर होने लगा है कि घर में एग्जस्ट फैन जो है वो भी काम करना बंद कर। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, घर में एसी लगाना पसंद करता है 15-20 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपया के, लेकिन अपने खेतों में 4 पेड़ लगाना पसंद नहीं करता। एसी में पानी डालना पसंद कर रहा है लेकिन पौधे के जड़ पे पानी डालना पसंद नहीं कर रहा है। ये हालात है। तो आने वाले कल में एसी भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जस्ट फैन भी काम करना बंद कर। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि पेड़ लगाया जाए, ताकि वायुमंडल को पूरा जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और सारे गैसों का संतुलन बना रहे। घर में एसी लगाने वाला इंसान पैसे वाला हो जाता है, ये उसकी सोच की कीड़ा है, बस इतना ही समझ लीजिए। पैसे सबके पास है, लगवाना सब लगवा सब सकता है। हाँ, चलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके फ्रेंड्स में किसी का बर्थडे आए तो उस बर्थडे में एक 200 रुपया के जो आप गिफ्ट देने जाते हैं, उस गिफ्ट के जगह पर आप एक पेड़ उसे दे दे, ताकि वह पेड़ कहीं लगा दे। अरे नहीं जगह जमीन है अपना, तो सड़क के किनारे लगा दीजिए, कहीं एकांत में देखकर, लेकिन लगा दीजिए। फल खाने वाला पेड़ ना लगाना है कोई बात नहीं, फूले का पेड़ लगा दीजिए, लेकिन पौधे लगाइए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। गिफ्ट में कोशिश कीजिए कि पेड़ पौधे दे। ये हमारी कैंपेन है, हम तो ऐसा करते हैं, आप भी कीजिए, हम आपको बहुत सराहनीय। और फोटो खींच के हमें भेजिए, हमारे चैनल पे भेजिए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। पर्यावरण को हम ही लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। हाउस गैस है, इसमें कौन कौन सा गैस होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको जलवाष्प मिल जाएगा, H2O जिसको बोलते हैं, मीथेन मिल जाएगा, H4 बोलते हैं, उसके बाद CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो पता है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें जो है आपको और भी ETC कर लीजिए कि ये सब गैसें मिलती। ग्रीन हाउस गैस। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। एस्प्रिन करता क्या है, एस्प्रिन का क्या कार्य है। तीन, एस्प्रिन जो होता है एक एनाल्जेसिक दवा है। किस प्रकार का दवा है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक दवा। एनाल्जेसिक दवा क्या होता है, हल्का बुखार आ जाए आपको, हल्का बुखार, हल्का बुखार, सिर में दर्द आ जाए, सिर दर्द, सिर दर्द, तो ये सब में आप एस्प्रिन ले सकते हैं। इस समय क्या करते हैं, आप एस्प्रिन ले सकते हैं, ये दवाई आपके लिए कारगर है। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं और दूसरा देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत
रेडियो संचार में मदद करता है। साथ ही एक बात हम आपको बता दें, हमारे पृथ्वी में तकरीबन 5 परत है। ये परत आपको हम बता देते हैं। पहला है आपको क्षोभ मंडल, लिखते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्षोभ मंडल। दूसरा परत जब क्षोभ मंडल तड़पिएगा तो दूसरा आ जाएगा आपको समताप मंडल। जैसे आइएगा तो आपको आ जाएगा आयन मंडल। उसके बाद आएगा बहिर्मंडल। कौन मंडल? चलिए अब आपको बता दें, क्षोभ मंडल में सारा मौसमी घटना होता है। मौसमी परिवर्तन घटना, मौसमी परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, तूफान आना, वर्षा आना, बादल का फटना। तूफान, वर्षा, बादल फटना, ये सब के सब कहाँ आएगा? क्षोभ मंडल। समताप मंडल में क्या होगा? वायुयान चलेगा, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है? समान होता है, इसलिए वायुयान चलेगा इसमें। आप लोग ओजोन परत को देखेंगे, O3 ओजोन में होता है, ओजोन होता है। आयन मंडल की बात करें तो आयन में टोटल संचार उपग्रह, संचार उपग्रह, ये टोटल का टोटल इसी होता है। जैसे रेडियो संचार उपग्रह, तो ये समताप मंडल में नहीं बल्कि आयन मंडल में। बहिर्मंडल में जो होता है, जो हम लोग भेजते हैं मिसाइल, मिसाइल, ये सब के सब बहिर्मंडल में जाता है। कहाँ चला जाता है? बहिर्मंडल। 19 के बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? सही सही, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। एक सवाल और बचा हुआ है, एक नहीं शायद 2-3 टाइप हुआ एक्स्ट्रा, देख लेते हैं। कितना सवाल है आयुष? 22 सवाल है आप लोगों के बीच। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह, ध्यान से सुनिए। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह। आप लोग हृदय देखे हैं? आप बोले कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ है नहीं? चलिए ठीक है, आप लोग इमेज में देखे होंगे ना, पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, हम मिला होगा आप लोगों को। हृदय जो है आपका, हृदय में 2 प्रकार के जो है, एक होता है भेन, एक होता है ऑर्टरी। 2 प्रकार की शिराएं होती है, ट्यूब के समान, नली के समान रचना होती है। भेन जो होता है, शुद्ध ब्लड को नहीं, अशुद्ध ब्लड को, इसको अशुद्ध, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाता है। अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाता है। क्या ये मतलब है कि अगर पूरा शरीर से हृदय में लाएगा तो विपरीत प्रक्रिया कर रहा है? हृदय से भेजता तो सीधा जाता, ये तो ला रहा है टान के, पूरे शरीर के ब्लड को घींच घाच के क्या कर रहा है? हृदय में ला रहा है। मतलब यही आंसर है। तो इसका भेन का हिंदी होता है सीरा, हिंदी क्या होता है? सीरा। और ऑर्टरी का होता है धमनी, ऑर्टरी क्या होता है? धमनी। अब एक भेन ऐसा भी है जिसको पल्मोनरी भेन बोलते हैं, पल्मोनरी भेन। ये क्या करता है? शुद्ध ब्लड को, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लाता है, पूरे शरीर से लाता। ऑर्टरी की चर्चा कीजिएगा तो ये जो है शुद्ध ब्लड को, ध्यान से देखिए, शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजता है, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है। और एक है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ए पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? यहाँ पल्मोनरी का स्पेलिंग गलत है, यहाँ यू लिख लीजिएगा, पल्मोनरी। चलिए, पल्मोनरी आर्टरी से क्या करता है? ए हृदय से अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में भेजता है शुद्ध करने के लिए। फेफड़ा में क्या करता है? भेज। इतनी बातें आपको जानना था।
ब्लड से संबंधित हृदय में किस प्रकार की संरचना होती है, कैसे ये जाता है, कैसे ये आता है, पूरा हृदय आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर एक भी बाउंस नहीं करना चाहिए तब आपको, आपके पास बुक है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की। अगर हम वीडियो लाएंगे तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे और बहुत अच्छा से बताएंगे। ये सब चीज़ें हम और अच्छा से बताते हैं, बड़ी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। सवाल नंबर 21 देखते हैं, कार्बोलिक अम्ल क्या है? कार्बोलिक अम्ल क्या है मेरे साथी बता दे। कार्बोलिक अम्ल जो है CH5OH तो हम लोग कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पूछा गया क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आपको बताया गया है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? तो द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है पृष्ठाधारी होता है। जैसे आप मक्का के पत्ता देखे हैं वो पृष्ठाधारी होता है। कभी कभी तो मक्का का पत्ता से ये सब कट भी जाता है। आप मक्का के खेत में जाइएगा तो आपको उसके सिरा से एक कट भी जाएगा, कभी बांस के पत्ता से कट जाएगा। तो ये सब पृष्ठधारी होता है। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन 22 तक किए हैं। ये बिहार पुलिस के लिए ओरिजिनल प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है, आप इसको लिखिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम रेगुलर सेट डलाएगा, एक दिन भी गैप नहीं होगा। टोटल 20 सेट हम आपके लिए फिर से दे रहे हैं साइंस के लिए। साइंस का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बाउंस नहीं करेगा। समय हम आपका बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए आज लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टाटा, लव यू। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारी मेहनत आपको कैसा लग रहा है, हमारी टेक्निकल टीम की मेहनत आपको कैसा लग रहा है। और फैकल्टी अगर आपको कुछ दे पा रहा है तो आप उसकी कुछ अदा कीजिए। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, लाइक के बटन को धक्के तोड़। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।